सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिस्कवर एडू पे। हम करने जा रहे हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का भाई पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है गाइस, तो भाई स्टार्ट करते हैं। प्रोस्पीरियस एग्रीकल्चर इवन विदाउट मैकेनाइजेशन, प्री ब्रिटिश पीरियड की ये बात है। फिर देखते हैं भाई ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल कहाँ से हुआ है। तो अभी देखो भाई, ये जो है इसे मैं डिलीट करता हूँ एंड अभी पढ़ते हैं हम इसे। थोड़ा सा इसका मैं साइज़ थोड़ा सा कम करता हूँ। तो भाई द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर वाज लेड बाय बैटल ऑफ प्लाजे। प्लाजे भाई वेस्ट बंगाल की साइड था भाई, तब वहाँ पे हुआ था ये। फोर्ट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल्स इन 1757। 1757 को ये जब लड़ाई हुई थी नवाब ऑफ बंगाल्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, तब वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी एंड नवाब ऑफ बंगाल्स को मतलब उन्होंने बंदी बना लिया था। जो भी करा था हरा दिया था उन्हें और वो हार गए थे। आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑफ 1857, जब 1857 की क्रांति हुई, जिसमें बहुत सारे लोगों ने मतलब अपनी बलिदान दिया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई भी थी और भी लोग थे, तात्या तोपे और बहुत सारे लोग थे यार जिन्होंने मतलब अपनी कुर्बानी दी। एंड फिर तब वहाँ से बहुत कुछ फ़र्क पड़ा एंड ईस्ट इंडिया कंपनी से रूल आ गया ब्रिटिश क्राउन के पास। तो अभी आगे चलते हैं, बैक करना पड़ेगा। बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल। बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल क्या था, अभी ये इसकी बात कर लेते हैं। चलो गाइस, तो बेसिक पर्पस की अगर बात करें तो द एम ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया वाज टू यूज़ इंडियन इकोनॉमी एज फीडर इकोनॉमी। जो ब्रिटिशर्स थे उनका बेसिक एम यही था कि भाई इंडियन इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी की तरह इस्तेमाल करो, मतलब उस इकोनॉमी से अपनी इकोनॉमी को फीड करो। खाना वगैरह जो भी होता है फीड तुम खाने की लो तुम, लेकिन अब उनकी इकोनॉमी से इंडियन इकोनॉमी से अपनी इकोनॉमी चला रहे थे और इंडियन इकोनॉमी को बहुत नुकसान हो रहा था इसी कारण। और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी डेवलपमेंट, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी का पूरा इस्तेमाल किया, चाहे सारा सोना हो चांदी हो जो भी है, जितने रॉ मटेरियल सब कुछ हमारा इस्तेमाल कर लिया ब्रिटिशर्स ने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। ब्रिटिशर्स टेक ओवर रॉ मटेरियल एंड सोल्ड इन अस इन देयर फिनिश्ड गुड। तो भाई जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भाई हमारे रॉ मटेरियल को बहुत सस्ते रेट पे यहाँ से ले गए एंड अपने फिनिश्ड गुड्स यहाँ पे थोड़े महंगे बेचे। एंड जब हमारे हैंडीक्राफ्ट्स बिकते थे तो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हाथ से बनते थे, जैसे कि आपको पता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत फेमस थी हमारी। तो वो महंगे आते थे हमारे हैंडीक्राफ्ट्स और ये उससे थोड़े सस्ते पड़ते थे फिनिश्ड गुड्स उनके। तो लोगों ने ये ख़रीदना स्टार्ट कर दिया एंड भाई ये क्वालिटी में भी फ़र्क डालते थे, प्रिसीजन एंड क्वालिटी में। क्योंकि एक मान लो तुम हाथ से चीज़ बनी है और मशीन से बनी है, फ़र्क तुम देख ही सकते हो, ठीक है ना। तो भाई चलो आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स। फीचर्स बताने हैं इंडियन इकोनॉमी के बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है भाई। तो ये यहाँ क्या हो गया भाई, रुक जाओ एक सेकंड। अब हम भाई नया कलर लेंगे, नए कलर से करेंगे, क्या चक्कर है। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स। इंडिया वाज सेल्फ रिलायंट। भाई सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी थी एंड प्रोस्पीरियस, मतलब सेल्फ रिलायंट तो आपको पता है खुद पे निर्भर, और प्रोस्पीरियस मतलब खुशहाल फूली फली इकोनॉमी थी। एंड बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, तो ये फीचर होगी प्रोस्पीरियस इकोनॉमी पहला, ठीक है। इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स इन द फील्ड्स ऑफ कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल एंड प्रीसियस स्टोन वर्क। इंडिया के बहुत सारे फेमस थे। एग्रेरियन इकोनॉमी, देखो तीन तुम याद रखना, प्रोस्पीरियस इकोनॉमी, वेल नोन हैंडीक्राफ्ट्स, अच्छी खासी इकोनॉमी थी, प्रोस्पीरियस अपने ऊपर रिलायंट थी, ठीक है, सेल्फ रिलायंट थी, वेल नोन थी भाई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इंडिया की, और एग्रेरियन इकोनॉमी थी। एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड था हमारा उस टाइम पे एंड इट वाज इंगेज अबाउट 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है गाइस। तो 2/3 पॉपुलेशन इंडिया की इंगेज थी इसके अंदर, लगभग 70%, ठीक है 70, लेकिन वहाँ के टाइम पे 72.7 लिखा था भाई मेरी इंडियन इकोनॉमी बुक में जब मैंने चेक करा था, तो इतना ही रेट था। कहीं पे 75 लिखा है, तो मतलब 70% से अब होगी हमारी पॉपुलेशन लगी हुई थी वहाँ पे। आफ्टर देन ब्रिटिशर्स ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो बाद में भाई क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने ट्रांसफॉर्म कर दिया कंट्री को सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स में और हमें कंज्यूमर बना दिया फिनिश्ड गुड्स का, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे बात आ जाती है भाई, जो कुछ इकोनॉमिस्ट्स हुए थे, ठीक है, कुछ इकोनॉमिस्ट्स हुए थे, यहाँ पे ये पहले काटना पड़ेगा मेरे को।
कुछ इकोनॉमिस्ट्स हुए थे जिन्होंने मतलब प्रिडिक्शन वगैरह करी थी, ठीक है, मतलब वो देखी थी एंड अटैम्प्ट करे थे, कुछ सर्टेन अटैम्प्ट्स करे थे नेशनल इनकम को निकालने के। तो उन सभी के कुछ नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ उनमें से, जिन्होंने नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम पर ट्राई मारा था मतलब निकालने की। एंड उनमें आते हैं दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, डॉक्टर वी आर कार्वी राव, आर सी देसाई, फिनले शिराज, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स whose calculation was considered was accurate for calculation of national income, इकोनॉमिक्स में जिसकी कैलकुलेशन नेशनल इनकम निकालने के लिए सही मानी जाती है, एक्यूरेट मानी जाती है, वो है डॉक्टर वी के आर वी राव, ठीक है। ये बस एक बात तुम यहाँ से ये देख लेना जरूर, डॉक्टर वी के आर वी राव एक्यूरेट कैलकुलेशन की, ठीक है, कैलकुलेशन एक्यूरेट जिसकी थी वो थी डॉक्टर वी के आर वी राव की, ठीक है। अभी मैं अगर यहाँ पे करूँ तो इसको मिटाना ज़रूरी होता है, बाद में चला। तो अब मैं यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक चार्ट है, ठीक है। तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में हम अब पढ़ेंगे। कॉलोनी मतलब कोई भी कॉलोनी और इसकी एक्सप्लॉयटेशन, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स तो जो थे, ठीक है, उन्होंने इंडिया को बना लिया अपनी कॉलोनी और उससे वो एक्सप्लॉयट कर रहे थे अपने फ़ायदे के लिए। उन्होंने इंडिया को 3 मेन फोल्ड्स में मतलब एक्सप्लॉयट किया। पहला जो सेक्टर था, ठीक है, जो पहला सेक्टर था वो था एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर, तीसरा सेक्टर फॉरेन सेक्टर। हमारी फॉरेन ट्रेड खत्म कर दी, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर तबाह कर दिया, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह कर दिया इन ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। तो आइए यहाँ से, मतलब यहाँ से आता है भाई एग्ज़ाम में, तो ध्यान से पढ़ना थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। एग्रीकल्चर वॉज एक्सप्लॉयटेड एंड स्टैग्नेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। ये कलर अलग से लग रहा है इसमें। तो देखो, लैंड सेटलमेंट सिस्टम सबसे पहले। तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम में क्या था, अंडर दिस जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस किया गया। जमींदार को भाई क्या किया गया, ओनर्स ऑफ द सोइल डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई तुम ही मालिक हो, तुम्हें जो करना है तुम ही करना है, जो करना है। उनको बस एक फिक्स अमाउंट होती थी जो पे करनी पड़ती थी, ठीक है, गवर्नमेंट को बाय द वे ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो कि लैंड रेवेन्यू के रूप में पे की जाती थी। लेकिन उन्हें ये भी उनका कह दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, भाई तुम फ्री हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तुम फ्री हो, एक्सट्रैक्ट करा सकते हो, तुम कितना मर्जी काम करवा सकते हो, जितना तुम्हें टीलर से, फार्मर से, जो भी तुम्हें काम करवाना है। तो भाई जो बेचारे फार्मर्स थे वो बहुत तंग आ चुके थे एंड मतलब उन पर ज़्यादा ही अत्याचार हो रहा था। और भाई दूसरी साइड पे एक बार देखा जाए, एक फिक्स अमाउंट पे करने के बाद एक लग्जरी लाइफ का आनंद ले रहे थे भाई, कौन, जमींदार जो थे, ठीक है। तो जमींदार मतलब उन्होंने अपनी लग्जरी में लगाया पैसा और ना उन्होंने कोई ध्यान दिया भाई एग्रीकल्चर के लिए कुछ हो सके। तो भाई यहाँ पे एक सबसे बड़ा ये सेटबैक था। तो यहाँ पे बहुत दिक्कत आई। तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, तो यहाँ से काटना पड़ता है। ओके, फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो बाद में भाई एक पॉइंट और आता है कि जो फोर्स कमर्शलाइजेशन किया था ब्रिटिशर्स ने, कि भाई तुम कैश क्रॉप्स उगाओ, तुम क्या उगाते रहते हो, ये मतलब जो कल्टीवेशन क्रॉप्स हैं, मतलब जो जरूरी क्रॉप्स हैं वो उगानी नहीं थी, और मतलब कैश क्रॉप्स वगैरह ज़्यादा उगाई। तो इट रेफर्स टू अ शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन टू कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स। तो सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन से भाई कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स करना, ठीक है। जो सब्सिस्टेंस होती है भाई, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो मेनली बेसिक है, ठीक है। ब्रिटिशर्स फोर्स्ड फार्मर्स टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स, कॉटन, जूट, इंडिगो। कैश क्रॉप्स आप देख सकते हो, कुछ नाम याद रख सकते हो आप, रैदर देन फूड क्रॉप्स नहीं हुआ नहीं थी उन्होंने। वीट, राइस, पल्सेस व्हिच लीड्स टू फार्मर्स अल्टीमेटली डेब्ट। वो भाई कर्जे में चले गए, क्योंकि यार जो मेन चीज़ है जिससे इंसान चलता है भाई, बेसिकली वीट, राइस, पल्सेस, वो ही नहीं हुआने दिया उन्होंने। एंड भाई तुम यहाँ भाई बहुत तगड़ा लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू अ शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस, ठीक है। तुम यहाँ लिख सकते हो इट रेफर्स टू अ शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स, ठीक है, या फिर कुछ और भी लिख सकते हो तुम यहाँ पे सब्सिस्टेंस, ठीक है, की जगह ही फूड क्रॉप्स लिख सकते हो तुम यहाँ पे, फूड क्रॉप्स कर लेना, ठीक है। इट रेफर्स टू अ शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप कल्टीवेशन टू कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स फॉर द मार्केट। तुम यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल लिख सकते हो। ऐसे सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन यहाँ पे मैंने बिल्कुल सही लिखा है एंड तुम इसी का प्रयोग कर लेना, आसान है सब्सिस्टेंस, ठीक है। अगली बात करते हैं लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। और भाई मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात है, जहाँ जितना समझ आ रहा है भाई ठीक है, अगर तुम्हें कहीं कुछ ना समझ आए तो भाई मुझे सिर्फ कमेंट कर देना, ठीक है।
या तो मैं तुम्हें उसे कमेंट में बता समझा दूंगा या कुछ ऐसा करूँगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो आ सकती है कोई, या फिर मैं कोई शॉर्ट बना दूँगा उस पर्टिकुलर कमेंट के लिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, सभी चीज़ें खुली हुई हैं भाई, तुम जो मर्जी जो चाहे जो जब चाहे जैसा वो पूछ सकते हो। एंड तुम्हें अगर इसकी एक और डेफिनेशन चाहिए भाई फोर्स कमर्शलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, तो वो भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तो कमेंट कर देना, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कोई भी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है, आवर लैंड इज़ लेस प्रोडक्टिव। तो तीसरा फैक्टर है भाई लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, हमारा लैंड भाई लेस प्रोडक्टिव था। क्यों था? लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, नो इरीगेशन फैसिलिटीज़, नो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। ना तो हमारे पास संसाधन थे, ना इरीगेशन फैसिलिटीज़ थी, ना हमारे पास फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स है, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी हमारे पास। कल्टीवेटर्स भाई, जो कल्टीवेटर्स थे उनके पास ना तो कोई मीन्स थे और ना कोई इंसेंटिव थे इन्वेस्ट करने के एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। तो इसी चक्कर में हमारा एग्रीकल्चर और पिछड़ गया। और जो चौथा और लास्ट पॉइंट आता है स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंडियाज एग्रीकल्चर वाज फेसिंग स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल एंड ड्रेनेज। टेरेसिंग एक फार्मिंग की टेक्निक है, ठीक है गाइस। तो फ्लड कंट्रोल और ड्रेनेज, इसमें भी भाई कोई इन्वेस्टमेंट थी नहीं, ठीक है ना। अगर कोई ये चीज़ें आ रही हैं, आपदा वगैरह आ रही हैं, तो इन्वेस्टमेंट का कुछ था ही नहीं, इन्हीं के डर के कारण बंदे इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो चौथे स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट के चक्कर में भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सप्लॉइट हुआ बहुत ज़्यादा। अब हम बात करते हैं हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। तो सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ सबसे पहले। तो सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या है, आगे देखते हैं कि भाई ब्रिटिशर ने सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय करा हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री 2 फोल्ड्स के अंदर, ठीक है। तो भाई ब्रिटिशर्स क्या करते थे, टेक रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एट चीपर रेट्स एंड यूज इट इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। भाई बहुत बढ़िया फ़ायदा कमा रहे थे कि हमारे यहाँ से चीपर रेट्स पे ले जाते थे हमारे ही रॉ मटेरियल को और यूज़ करते थे अपनी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और वहाँ से जो बना बनाया सामान आता था उसे हमारे यहाँ हायर प्राइसेस पे बेचते थे। वो ही लिखा हुआ है इन 3 लाइनों के अंदर, एंड आप देख भी सकते हो। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अब एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी परस्यू की गई ब्रिटिशर्स द्वारा। ब्रिटिशर फाउंड इंडियंस द बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को देखा कि भाई ये तो बेस्ट सोर्स है रॉ मटेरियल लेने के भी, और एक बहुत ही बढ़िया मार्केट भी है अपने फिनिश प्रोडक्ट सेल करने के लिए भी। इसी का कारण रहा एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी परस्यू की गई इनके द्वारा, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट होगा रॉ मटेरियल का इंडिया से, और टैरिफ फ्री इम्पोर्ट होगा, सॉरी यहाँ ऊपर आ गया, टैरिफ फ्री इम्पोर्ट होगा ब्रिटिशर का इंडिया, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का इंडिया के अंदर, ठीक है। तो गाइस तुम्हें अगर स्क्रीनशॉट लेना है तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, और तुम्हें अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो मैं तुम्हारे लिए भाई एक PDF कह सकते हो या फिर गूगल ड्राइव सेंड कर दूँगा इसी वीडियो के नीचे। अगर अभी नहीं आया तो थोड़ी देर में आ जाएगी, थोड़ा सा इंतज़ार करना, आज आने वाली है। आज क्या मतलब आ सकते हैं कभी भी, ठीक है, तुम ऐसी चिंता मत किया करो। जो तीसरा पॉइंट आता है गाइस यहाँ पे, वो तीसरा पॉइंट ये है कि कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। भाई एज द मशीन मेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन वर लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स एंड गेव अ स्टिफ कंपटीशन टू इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। भाई जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे ब्रिटेन के वो लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स थे एंड स्टिफ कंपटीशन दे रहे थे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को, वो तुम समझ ही सकते हो, क्योंकि लो कॉस्ट थी एक उनकी और एक मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे, 2 वजह थी। एंड मशीन मेड प्रोडक्ट्स कम्पीट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इन प्रिसीजन एंड क्वालिटी, ठीक है। अब चौथा जो फैक्टर आता है यहाँ पे वो आता है यहाँ पे GDP में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही थी हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री ही खत्म हो चुकी, पैरिश हो चुकी थी, ना तो प्रोडक्शन हो रहा था गुड्स और सर्विसेज का, ना के बराबर प्रोडक्शन हो रहा था। तो इन 4 कारणों की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर तबाह हो गया भाई। और कारण तो और भी हो सकते हैं, लेकिन ये 4 आप लिखोगे बढ़िया नंबर मिलेंगे एंड, ठीक है। और अगर कहने हो आपको बताने हो तो मुझे भाई सिर्फ कमेंट करना, मैं और भी आपके कमेंट में बता दूंगा, ठीक है, कमेंट में बता दूंगा भाई, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, इंजॉय करो, इंजॉय में पढ़ाई करो। अगला जो आता है इंडियन फॉरेन ट्रेड। भाई ये पूरा होती है ना कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का टॉपिक ख़त्म होने वाला है, इसी बात पे ध्यान से बैठो एंड फोकस लगाओ, तुम्हारा काम तगड़ा करके जाऊँगा मैं। एंड पूरा का पूरा चैप्टर, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर है इसके अंदर, तुम बस ये बात याद रखना तुम्हारे भाई की, ठीक है। इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ठीक है।
तो भाई पहला फैक्टर देख लेते हैं, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड। देखो क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इंडिया बिकम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी रॉ मटेरियल ऑफ सिल्क, कॉटन, वुल, शुगर, इंडिगो एटसेट्रा। ठीक है, तो जो ये रॉ मटेरियल था सिल्क, कॉटन, वुल वगैरह, शुगर, इंडिगो एटसेट्रा, ये एक्सपोर्ट हो रहा था इंडिया से। नेट एक्सपोर्टर बन गए थे हम, इंपोर्टर हाँ बन गए थे फिनिश गुड्स के। ठीक है, इंपोर्टर बन गए थे फिनिश गुड के, एक्सपोर्टर बन गए थे प्राइमरी गुड्स के। यहाँ तुम एक लाइन और भी ऐड कर सकते हो, एंड भाई यहाँ पे वी इम्पोर्ट भाई फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, और भी तुम ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से, तुम कर लोगे यार, मुझे तुम्हारा पता है। एंड और भी अगर तुम्हें इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बता देना, मैं कमेंट में बता दूँगा। एंड ठीक है, काफ़ी है ये। ऐसे तुम बता सकते हो भाई, तुम्हें जहाँ जितनी भी जो भी प्रॉब्लम हो बता सकते हो तुम मुझे, ठीक है ना। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रैवल। देखो तुम्हारे अगर फॉरेन ट्रेड के बारे में आया, इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो भाई तुम 3 पॉइंट ही लिखने पड़ेंगे तुम्हें, मैं बता रहा हूँ 3 पॉइंट है, तुम अच्छे से समझा देना। 3 पॉइंट 3 नंबर का ही आने वाला है क्वेश्चन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री केम अंडर मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो भाई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कंट्रोल था वो मोनोपोली आ चुकी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। 50% हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो रिस्ट्रिक्ट हो गया था ब्रिटेन के साथ। बाकी जो अलो किया गया वो चनिया कह रहा था यार, क्या हो गया, सॉरी, चाइना एंड पर्सिया के साथ किया गया। ओपनिंग ऑफ सूज कैनल इन 1869 सर्व्ड एज डायरेक्ट रूट फॉर द शिप्स बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटेन। ठीक है, तो सरप्लस ट्रेड बट ओनली बेनिफिट टू ब्रिटिशर्स। ठीक है, और तुम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो, ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, क्योंकि वेल्थ ड्रेन हो रही थी इसी चक्कर में जो हो रहा था। तुम इसी पॉइंट पर एक्सटेंड करके लिख सकते हो। ऊपर जो लिखा है मैंने, नेट एक्सपोर्टर बन गए थे। ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट मुझे यहाँ बता रहा हूँ वो ये है कि भाई सरप्लस ट्रेड हो रही थी लेकिन बेनिफिट हो रहा था ब्रिटिशर्स को। सरप्राइजिंगली ये देखा गया कि ब्रिटिश रेजिम के अंदर हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं और इम्पोर्ट कम हुए हैं। ठीक है, इंपोर्ट से ज़्यादा हुआ है, मतलब ये लाइन लिखी हुई है, एक्सपोर्ट हमारे बढ़े हैं इंपोर्ट से। लेकिन जो वो दिखाता है सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, लेकिन ये सरप्लस केवल लार्जली एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स का था, जो रॉ मटेरियल है, जो दर्शाता है कि एक इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, क्योंकि हमारी सिर्फ रॉ मटेरियल ही जा रहे थे, फिनिश गुड्स हमारा कोई एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा था। डिस्पाइट द सरप्लस ट्रेड सप्लाईज ऑफ सेवरल एसेंशियल कमोडिटीज क्लोथ्स रिमेन डेफिशिएंट इन द डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, तो एसेंशियल कमोडिटीज़ जो लाइक फूड ग्रेन्स, क्लोथ रिमेन डेफिशिएंसी थी उनकी, जो क्लोथ्स हो गए, फूड ग्रेन्स हो गए, उनकी डेफिशिएंसी थी मार्केट के अंदर। ठीक है, तो लेकिन फ़ायदा किसका हो रहा था, सिर्फ ब्रिटिशर्स का हो रहा था, क्योंकि उन्हें तो एक्सपोर्ट से फ़ायदा हो रहा था। इसलिए भाई इन 3 कारण जो हुए थे फॉरेन ट्रेड के अंदर, एक तो हम एक्सपोर्टर बन गए थे प्राइमरी प्रोडक्ट के, इंपोर्टर बन गए थे फिनिश गुड्स के। दूसरा मोनोपोली कंट्रोल आ गया उनके पास। तीसरा यही हुआ कि भाई सरप्लस ट्रेड हो रही थी लेकिन फ़ायदा सिर्फ ब्रिटिशर्स को हो रहा था। ठीक है गाइज, तो ये 3 फैक्टर मैंने आपको बता दिए भाई। फॉरेन ट्रेड डिस्ट्रॉय कैसे हुई, हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर डिस्ट्रॉय कैसे हुआ, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रॉय कैसे हुआ। तो इन तीनों में से भाई एक भी उठा के 3 नंबर को चुना सकता है। एंड तैयार है ना भाई आप, एंड अच्छे से कर लेना भाई, पूरे के पूरे मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, टेंशन मत लेना। ठीक है, चलते हैं गाइस। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो भाई ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बार आई है, आ भी सकती है। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान से, मतलब तुम बस स्टडी कर लेना। एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ये तुम हमेशा याद रखना इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड अबाउट 72.7%। देखो ये परसेंटेज की बात कर रहा था मैं जो किताबों में लिखी हुई है। ठीक है, और वर्किंग पॉपुलेशन वाज एंगेज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जो लगी हुई थी। लेकिन दूसरे हैंड पे अगर हम देखें केवल 25% वर्किंग पॉपुलेशन थी जो काउंटेड थी मैन्युफैक्चर एंड सर्विस सेक्टर के लिए। 25 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अगर इस हिसाब से है ना तो 25 से कम होगी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तुम 25 लिखना। अबे यार बैक हो। तो अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आता है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के फैक्टर लिखने होते हैं। ठीक है, तो तुम एक तो हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर, अब बाकी वो की बात करते हैं गाइस, बाकी भी तुम्हारे नंबर पूरे। रीजनल वेरिएशन, स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। यार यहाँ स्लैश नहीं आया,
स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका फेस डिक्लाइन इन वर्कफोर्स ऑफ एग्रीकल्चर। इनके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कफोर्स डिक्लाइन हुआ और इंक्रीज हुआ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में। कहाँ कहाँ डिक्लाइन हुआ मेरे साथ एक बार बोल दो, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। और दूसरी साइड अगर देखा जाए इंक्रीज हुआ वर्कफोर्स एग्रीकल्चर का कहाँ पे, ओडिशा, राजस्थान एंड पंजाब। ओडिशा लिख दिया मैंने उसके लैंग्वेज में, लेकिन ओडिशा भी सही है यहाँ, ठीक है, ओडिशा ही लिखना था ओडिशा, राजस्थान एंड पंजाब। अनबैलेंस ग्रोथ भी थी भाई, तुम यहाँ पे अपना कुछ भी बना ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ तभी तो बैलेंस कही जाएगी जब सभी सेक्टर इक्वली डेवलप हो। तुम यहाँ लिख सकते हो इन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल देयर इज नो ग्रोथ बाय ऑल द सेक्टर एंड दे आर नॉट इक्वालिटी इन द ग्रोथ ऑफ द सेक्टर, जो भी लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ग्रोथ तभी कही जाती है बैलेंस जब सभी सेक्टर इकोनॉमी की इक्वली डेवलप्ड हो। तो ग्रोथ भी नहीं थी, अनबैलेंस ग्रोथ थी, कई सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो हो गए, कई सेक्टर बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुए, ठीक है ना। इंडस्ट्री एज एन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन बाई ऑन द वीक ऑफ इंडिपेंडेंस बेयरली 9% वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज थी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, माइन वगैरह में, ठीक है। तो सिर्फ 9% ये कहीं बात आता है, तो तुम ध्यान से देख लेना। एंड थैंक यू गाइस, अगर तुम अब तक वॉच कर रहे हो तुम्हारा फ़ायदा होने वाला, बहुत बढ़िया। तो ठीक है गाइस, चलते हैं भाई नेक्स्ट। हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी हो गया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करते हैं जो ब्रिटिश रूल के दौरान बनाए गए हैं। वैसे एक बात है, ब्रिटिशर्स के अब भी हैं जो थोड़े मतलब बने थे, ब्रिटिशर्स के बाद वाले तो कुछ ढह भी गए हैं, लेकिन ब्रिटिशर वाले अब भी मौजूद है, मतलब अच्छे बना के गए थे थोड़े बहुत। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल वाज इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया 1850। याद रखना भाई कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1850 में। तो एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट दूसरा भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक मेजर टू डेवलप वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट, हाउएवर दिस वाज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। भाई सेटिस्फैक्ट्री से बहुत दूर थे, इतने अच्छे खासे नहीं बने थे, एंड केवल जो शिप्स वगैरह थी वो जाती थी। रोड्स वर डेवलप्ड बाय ब्रिटिशर्स टू फैसिलिटेट ट्रेड बाय रोडवेज। रोड्स डेवलप की गई ब्रिटिश के द्वारा ताकि रोडवेज से ट्रेड फैसिलिटेट हो सके। पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ थे मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे गाइस, ठीक है। रीजन्स टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ब्रिटिशर्स के क्या रीज़न थे जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, क्योंकि भाई फ्री फंड में तो वो काम करने वाले थे नहीं, उनका अपना मोटा रीज़न था, तगड़ा रीज़न था, ठीक है। तो भाई रोड्स को डेवलप करी, रोड्स वर डेवलप्ड टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन, ताकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेट हो जाए, रॉ मटेरियल आसानी से पहुँचे, फिनिश गुड आसानी से आए, जो तुम लिख ही सकते हो गाइस। रेलवेज़ की बात कर ले तो रेलवेज़ भी एक इसलिए किया गया कि ताकि जो फिनिश गुड्स थे इंटीरियर पार्ट तक पहुंच सके कॉलोनियल इंडिया के। कॉलोनियल इंडिया तुम समझ सकते हो, कॉलोनी के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिशर्स। टू वाइडन द साइज ऑफ द मार्केट, ताकि मार्केट का साइज बढ़ जाए, एंड प्रोडक्ट इन इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश प्रोडक्ट के लिए इंडिया के अंदर, ठीक है गाइस। चलते हैं अब एयरवेज सीवेज की बात कर लेते हैं। तो भाई मेड फॉर मेनली ट्रांसपोर्टेशन बाय वाटरवेज, क्योंकि एयरवेज तो वहाँ क्या ही चलते थे। तुम एक बात बताओ, मेनली तो सामान शिप से ही जाता था ना, शिप बन तो नहीं रही है बट बनाने की कोशिश करते हैं। खिड़की बननी है ऐसे शिप, अगर मैं यहाँ बनाऊँ कागज़ की बोट बनाते हैं, एक चप्पू यहाँ खड़ा कर लेते हैं, क्या बोलते हो? चप्पू नहीं भैया, तो तोड़ा हो गया अरे ठीक है चलो जैसे भी है। मैं कह रहा था, अब देखो कम्युनिकेशन की बात करते हैं। पोस्ट टेलीग्राम वाज इंट्रोड्यूस एट हाई पोस्ट टू सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जो टेलीग्राम वगैरह थे वो इंट्रोड्यूस करे गए हाई पोस्ट टू सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ताकि मेंटेन हो सके लॉ एंड ऑर्डर, कोई दिक्कत ना आए सरकार चलाने में। सरकार तो नहीं थी उनकी, बस गवर्नमेंट जो उनकी वो भी थी चलाने में, उनको दिक्कत ना आए, बट उन्हें दिक्कत आ गई हमारे मतलब फ्रीडम फाइटर ने बहुत दिक्कत दी उन्होंने, और दिक्कत इतनी आई कि चले भी गए। बहुत बढ़िया सिस्टम ब्रो। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। कुछ अच्छे कंट्रीब्यूशन भाई, वैसे तो फ़ायदे में करे थे उन्होंने अपने सब अपने लिए, तो भाई कहाँ चला गया भाई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। तो करते हैं भाई, देखते हैं क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करें इन्होंने। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। भाई रेलवे तो तुम लिख ही सकते हो, वो तो मेन कंट्रीब्यूशन था ही, लेकिन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन लिख सकते हो तुम।
इसका मतलब ये है जो जो फोर्स कॉमर्शियलाइजेशन थी इन इंडियन एग्रीकल्चर अंडर ब्रिटिश रूल्स लीड टू ग्रेजुअल चेंजेस इन द आउटलुक ऑफ फार्मर। भाई उन्होंने फार्मर के आउटलुक में चेंज ला दिया। अच्छा, हम इतना यहाँ इस्तेमाल करते हैं, अगर हम यहाँ मतलब और बनाएं और बेचें हमें इतना फ़ायदा हो सकता है। फोर्स कमर्शलाइजेशन से हमें अगर हम कैश फ्लो उगाएं तो हमें इतना फ़ायदा हो सकता है। तो भाई उनका मतलब एक आउटलुक चेंज कर दिया। वो सेल्फ सफिशिएंट अपने परिवार के लिए खेती करने के अलावा अब मार्केट के हिसाब से खेती करने लगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक सोशल ग्रोथ। अब जो डेवलपमेंट हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की, रेलवे वगैरह की, वो इसलिए हुई रोड की ताकि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई हुई थी। उसकी वजह से एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ के लिए, ये मानो। लेकिन क्या ही इकोनॉमिक सोशल ग्रोथ होती, सारा तो फ़ायदा वही उठा रहे थे ब्रिटिशर्स। शिफ्ट टू मॉनेटरी एक्सचेंज बाद में हाँ हुए, उनके जाने के बाद फ़ायदे हुए, लेकिन पहले जब तक वो थे बिल्कुल कुछ फ़ायदा नहीं था। ब्रिटिश रूल हेल्प इंडियन इकोनॉमी टू शिफ्ट अ बार्टर सिस्टम टू मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ब्रिटिशर्स ने एक फ़ायदा ये करा कि जो हमारा बार्टर सिस्टम चला आ रहा था, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ का, ठीक है, देने वगैरह का, उसकी जगह एक मॉनेटरी सिस्टम बनाया, सिक्के वगैरह चलने लगे। ठीक है गाइस, अब स्टेट ऑफ इंडिया इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब लास्ट 2 टॉपिक रह चुके हैं एंड आपका भाई चैप्टर खत्म होने वाला। भाई इसी बात को भाई जिसने लाइक नहीं करा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड आपका एक चैप्टर पूरा हो जाएगा भाई इंडियन इकोनॉमी का। तो ठीक है गाइस, कंग्रेचुलेट करो एंड पूरा करो चैप्टर को। चलो करते हैं। States of Indian economy on the eve of independence. Colonial economy. British rule was resulted in huge drain of wealth from India with the supply of raw material from India. अब जैसे जैसे सप्लाई आ रही थी रॉ मटेरियल की इंडिया से, वैसे वैसे ह्यूज ड्रेन हो रही थी वेल्थ किसकी, इंडिया की। स्टैगनेंट इकोनॉमी, एन इकोनॉमी विच इज़ ग्रोइंग ऑटो वेरी लो रेट। भाई ये ऑटो नहीं है, मुझे माफ़ कर देना, ये एट अ वेरी लो रेट है, ठीक है। इंडिया वॉज स्टैगनेंट इकोनॉमी मेनली इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है भाई, स्टैगनेंट इकोनॉमी थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। स्टैगनेंट इकोनॉमी वही होती है जो लिटिल ग्रोथ दिखाए और नो ग्रोथ, ठीक है ना। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल आल्सो प्रमोटेड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कास्ट। भाई तो ये एम्पुटेड, जैसे ब्रिटिश की पॉलिसी थी ना डिवाइड एंड रूल करके काम करेंगे, वैसे ही उन्होंने भाई एम्पुटेटेड इकोनॉमी बना दी हमारी। बहुत ही लोग रिलीजन कास्ट लैंग्वेज वगैरह में बच चुके थे। इसमें आप लिख सकते हो बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी किसके थी, ना तो टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास कुछ नहीं था, एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, तुम ये इस चीज़ में भी बैकवर्ड इकोनॉमी लिख सकते हो। तो गाइस ये टॉपिक भी आपका समाप्त होता है। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे जो है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया, जहाँ से सवाल आने के चांसेस ज़्यादा हैं भाई, चांसेस तो ज़्यादा हैं। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया, demographic condition during British rule was exhibited all features of stagnant economy and backward Indian economy। भाई जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी ना इंडिया की उस टाइम पे, वो साफ साफ दर्शाती थी एक स्टैगनेंट इकोनॉमी की जो बहुत आराम से ग्रो कर रही है या ग्रोथ नहीं दिखा रही, या एक बैकवर्ड इकोनॉमी, ठीक है, दोनों की। बैकवर्ड इकोनॉमी किसमें टेक्नोलॉजी होगी, साधन नहीं है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस was conducted in year 1881। 1881 में पहला ऑफिशियल सेंसस किया गया पॉपुलेशन के लिए। उसके बाद पॉपुलेशन के लिए सेंसस हर 10 साल के बाद होने लगे गाइस, ठीक है। ये बात याद रखना, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस आ सकता है एमसीक्यू में 1881 में हुआ था जो, एंड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी आ सकता है एमसीक्यू में आपके। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं क्योंकि 1921 से पहले इंडिया फर्स्ट स्टेज में था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के, और जो कि सेकंड स्टेज में आया 1921 के अंदर ही, ठीक है। अब चलते हैं भाई डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल्स। भाई ये ठीक है, लेकिन पहले मुझे ये मिटाना पड़ेगा। हाइयर बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है। बर्थ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बोर्न पर 1000। बॉन्ड नहीं है यार भाई, थोड़ी बहुत ही गलती होती रहती है, तो मुझे उस गलती के लिए भाई मेरे भाई मुझे माफ़ कर देना, मेरे व्यूअर्स प्लीज़, आई एम सॉरी, ठीक है। डेथ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 इन अ ईयर। बर्थ रेट का पता चल गया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन अ ईयर, 1000 के हिसाब से कितने हुए हैं एक साल के अंदर। और डेथ रेट 1000 में से कितने पीपल मरे हैं, ठीक है, एक ईयर के अंदर। बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वॉज वेरी हाई एट नियरली 48 एंड 40 पर 1000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, 40 पर 1000 रिस्पेक्टिवली।
Poor health facilities. The level of public health facility was very poor during the British rule. There was a lack of proper housing, sanitation and health care facility. भाई हेल्थ कंडीशन तो बहुत बेकार थी, तुम अंदाजे लगा सकते हो। एंड अभी एक चीज़ आएगी जिससे तुम अंदाज़ा और अच्छा लग जाएगा कि भाई कितनी बेकार हेल्थ फैसिलिटीज़ थी। तो वो चीज़ है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ऐसे जाएगा कि ओह एक एक करके उड़ा रहा तुम्हें अब। ओके, तो ठीक है, हरा कलर लेते हैं। भाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लीव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 एज ऑफ ईयर। जो 1 साल के तक के बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाना, 1 साल के अंदर अंदर बच्चों की डेथ हो जाना पर 1000 लीव बर्थ, जो होगी 1000 बच्चे जन्मे थे उनमें से, वो है एक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भाई, जो कि बहुत ज़्यादा था। एंड इसी एक कारण था कि बच्चे 1 साल के कोई बिना मर जाते थे। एंड भाई बहुत बुरी चीज़ है जो कि, और भाई ये ज़्यादा था क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, कुछ दवाइयाँ नहीं थी, ठीक है, जिसके चक्कर में बच्चे मर जाते थे। और जो कि मोर्टेलिटी रेट वो होता है भाई, कितनी जो फीमेल हैं बच्चों को जन्म देते ही मर जाती थी, ठीक है। एंड भाई जिसके चक्कर में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और भी हाई हो रहा था, लेकिन 218 पर 1000 था उस टाइम पे, जो कि आप कंपेयर करें तो 37 पर 1000 है। देखो नंबर कितना कम हुआ है 2015 की, अगर हम वो देखें कंपेयर करें 2015 से। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, पीपल एक्सपेक्टेड टू लीव। भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है कि भाई एक एवरेज लगाना कितने सालों तक ये इंसान जी सकता है, बंदा जी सकता है। अब इंडिया के कुछ है लाइफ एवरेज एक्सपेक्ट कर रखी है, मतलब 68 है शायद, हाँ अब 72 है भाई चाइना की। तुम्हें आगे पता चलेगा जब तुम कंपेयरिंग देखोगे इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, लास्ट चैप्टर वो तो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज आल्सो वेरी लो 32 ईयर्स इन कॉन्ट्रास्ट टू प्रेजेंट 68 ईयर। देखो 68 ईयर आज किया, मैं कहने लग रहा था ना 68 ईयर आज किया, तो फिर हाँ 32 ईयर्स थी उस टाइम, तुम देख सकते हो कितना लो थी। एंड भाई इसी के साथ भाई आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। एंड भाई सब्सक्राइब कर लेना, एंड भाई आपको मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप भाई कुछ ना कुछ आपकी मदद करेगा ये लेक्चर। थैंक यू गाइज, सी यू अराउंड।